Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि याद है कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया है। फर्स्ट क्लास में तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस थ्रू आउट डिस्कस किया, साथ में हम लोगों ने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं, चार्जेस हैं क्या, चार्जेस एंटिटी कौन सी है, कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं और चार्जेस की इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, किसने इसका नाम दिया, साथ में कैसे लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। साथ में हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ भी देखा था विद द हेल्प ऑफ दी बॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग आज देखते हैं वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इससे पहले कि मैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस आपसे डिस्कस करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आपको क्लियरली पता है कि ऐसे चार्जेस जिसका सिर्फ ऐसे ही क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको ही हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो चार्जेस जो होते हैं वो हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, स्केलर का एडिशन सिंपल स्केलर रूल फॉलो करता है, एडिशन सब्सट्रैक्शंस के रूल फॉलो करता है। तो हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में। तो अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में मैं अज्यूम करता हूं कि से इसमें प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है। ऐसे करते करते बहुत सारे इसमें डिस्क्रीट चार्जेस है, से अप टू प्लस Qn चार्जेस है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस पर्टिकुलर बॉडी पे जिस पे इतने सारे चार्जेस है, इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है। अगर इस बॉडी का टोटल चार्ज मेरे को निकालना होगा तो मुझे करना नहीं है कुछ, सिंपल सा इसका स्केलर एडिशन कर देना है उसका चार्ज को लेते हुए। मान लीजिए इट इज प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn। तो ये सब का हमको क्या करना है, सिंपल सा स्केलर एडिशन करना है, दैट विल गिव यू दी टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। इसको हम चाहें तो इस तरीके से और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द समेशन, दैट इज I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और इसको हम लोग लिख देते हैं QI। सो दैट इज नथिंग बट दी लॉजिक ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अगर हमको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को डिफाइन करना है तो, हाउ वी कैन डिफाइन द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी। द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी is the sum of all the charges, is the sum of all the charges present in a body. So this is what is called as the additivity of charges. अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमंग ऑल द प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ही क्या होता है और ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली बोलना क्या चाहती है। तो मैंने आपको याद करो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जब चार्ज के बारे में आपको डिटेल बता रहा था तो मैं आपको बताया था कि किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे डेवलप होता है, विद द हेल्प ऑफ द रबिंग। यस और नो, कि दो बॉडी आपस में रब करती हैं तो एक बॉडी में चार्ज डेवलप होता है और दूसरी बॉडी में भी चार्ज डेवलप होता है। बट चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्वांटाइजेशन भी कहता है। मान लेते हैं ये एक बॉडी 1 है, दिस इज बॉडी 2। अगर ये दो बॉडी हैं और ये दोनों बॉडी स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों में कोई रबिंग नहीं हुई है,
बट जैसे ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे रबिंग होती है तो आप याद रखना, रबिंग के कारण क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। तो हमारा क्या हुआ, रबिंग के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से क्या हुआ हमारा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज गया। नेचुरल सी बात है यार, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 से अगर बॉडी 2 की तरफ जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन अगर उधर जा रहा है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेचुरल सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी गेन कर रही है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये तो हमको पता है, बट क्वेश्चन आता है कितना चार्ज आएगा, तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सेगमेंट्स एज फार एज अवर लेवल ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न। वैसे तो और आप डीपर फिजिक्स में जाएंगे तो होता है, बट अगर हमारे लेवल की फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल नंबर्स में ही ट्रांसफर होंगे, यानी कि होल नंबर्स में। इट कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसा आप सुनोगे नहीं कभी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हो सकता है कि कुछ मल्टीपल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मैं अज्यूम करता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इस बॉडी 1 पे कितना चार्ज आया होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से। तो नेचुरल सी बात है, बॉडी लूज कर रही है तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी इज +10e, और द वन हु गेन्स इट वहां पे आ जाएगा -10e। तो दोनों में इक्वल चार्ज आया, बट अपोजिट साइन के साथ है, क्योंकि एक ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक ने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। सो दैट इज अबाउट द क्वांटाइजेशन। तो यहां से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, किससे मैं अज्यूम करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आपसे इंप्रेस होके मैंने आपको 5 स्टार चॉकलेट दी। और मैंने कितनी 5 स्टार चॉकलेट दी आपको, से अज्यूम करता हूं 10 चॉकलेट्स दी, और एक 5 स्टार का रेट कितना था, 5 रुपीज। मैंने आपको कितनी चॉकलेट्स दी टोटल, मैं आपकी बात कर रहा हूं 5 स्टार चॉकलेट की। और 5 स्टार चॉकलेट, सिंगल 5 स्टार चॉकलेट का रेट है कितना, 5 रुपीज, और मैंने आपको कितना दिया टोटल, 10 दिया। तो टोटल मैंने आपके ऊपर कितना स्पेंड किया, 50 रुपीज। यही है क्वांटाइजेशन। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 10 इलेक्ट्रॉन, और मुझे और आप सबको पता होगा, क्लास 10th में हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये सबसे लीस्ट पॉसिबल चार्ज है किसी भी मटेरियल पे। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है, दैट इज इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और ये अगर बॉडी पे, अगर मैं सेकंड बॉडी भी बात करूं कि कितना चार्ज होगा, तो 10 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो उतना क्वांटम ऑफ चार्ज होगा बॉडी 2 पे विद अ नेगेटिव साइन, और द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी देयर बट विद अ पॉजिटिव साइन ऑन द बॉडी 1। तो ये होता है क्वांटाइजेशन। तो अगर हम क्वांटाइजेशन को जनरलाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन का एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू NE, और सामने में हम लगा देंगे एक प्लस और माइनस। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी गेन कर रही है कि लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन को। ये आपको याद रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। Hopefully the quantization concept is clear to everyone. Now we'll move to the next property, that is the third property, and that property is called as the conservation of charges. तो इससे पहले कि मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एक्सप्लेन करूं, मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। पहला, इसके 2 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हम यहाँ पे आपको पहले नोट डाउन करवाऊंगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, which is not in contact with any other environmental factors, which is completely excluded, so that is called the isolated, जिसका कहीं किसी बाहर एनवायरमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant
ये पहला स्टेटमेंट है। और इसी को एक और स्टेटमेंट से भी हम समझ सकते हैं, जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, पॉपुलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने सुना ही होगा। वैसे ही चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड, charges can neither be created nor be destroyed. Charges can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred from one body to another. So this is the statement of conservation of charges कि चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज अ स्टेटमेंट। अब इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी को हम समझते हैं विद एन एग्जांपल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आप याद कीजिए, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने? कि व्हेन अ ग्लास रॉड is rubbed with a silk cloth। क्या बताया मैंने आपको? जब भी मैं किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करूंगा तो क्या होगा कि मैंने ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लास रॉड। से दिस इज ए ग्लास रॉड एंड दिस इज अ सिल्क क्लॉथ। ये कब की कंडीशन है? जब रबिंग आपकी नहीं हुई है, देयर इज नो रबिंग। तो अगर रबिंग नहीं हुई है, तो अगर मैं बात करूं ग्लास रॉड की, तो बिफोर रबिंग अगर मैं बात करूं ग्लास रॉड पे चार्ज कितना है? नेचुरल सी बात है, न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि रबिंग हुई नहीं है तो इसमें चार्ज 0 है। और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ में भी रबिंग हुई नहीं है तो इस पे भी चार्ज कितना है? 0 है। तो अगर मैं दोनों पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम का अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2 as per the additivity, यानी कि 0 plus 0 यानी कि 0। So I can say that initially before rubbing the total charge on the system of glass rod and silk cloth was 0। अब रबिंग की गई दोनों के बीच में, तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब रबिंग होती है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में, तब क्या होता है? तब आपको ये भी पता है कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी निगेटिवली चार्ज होती है। आपको ये भी पता था कौन पॉजिटिवली चार्ज होती है कौन निगेटिवली। तो मैं अज्यूम करता हूं कि इसे ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, अगर मैं अज्यूम करूं कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। अब मैं अज्यूम करता हूं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। दिस इज एन हाइपोथेटिकल वैल्यू आई एम टेकिंग जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो इस चक्कर में जो ग्लास रॉड हो गई होगी, क्या हो गई होगी? पॉजिटिवली चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ हो गया होगा वो क्या हो गया होगा? वो बन गया होगा निगेटिवली चार्ज। सही बात है। तो कोई पूछे कि इस मोमेंट पे आफ्टर रबिंग कि ग्लास रॉड पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो कितना होगा? ग्लास रॉड लूज कर रही है तो इट विल बी प्लस 10E, और सिल्क क्लॉथ गेन कर रहा है तो इट विल बी माइनस 10E। और टोटल चार्ज फर्दर अगर मैं कैलकुलेट करूं सिस्टम का, इट विल बी अगेन Q1 प्लस Q2 एस प्लस एडिटिविटी, तो इट विल बी प्लस 10E माइनस 10E। और अगर टोटल चार्ज आज भी देखें तो वो कितना है? 0। So before rubbing also it was 0 and after rubbing also it was 0. So can I say that कि charges are conserved? So that is what is called as the conservation of charges. इसका और थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे गया है, कहीं बीच में गायब नहीं हुआ है, कहीं घपला नहीं हो रहा है। That is what is called as the charges are conserved। मतलब रबिंग के प्रोसेस में चार्जेस कहीं लॉस नहीं होते हैं। So this is one example of additivity, conservation of charges। अब हम इसी का एक और एग्जांपल देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। सेकंड एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। NaCl ionizes when poured in
एक्वस सॉल्यूशन। अब ये समझना, NaCl जो होता है वो आयनाइज हो जाता है जब उसको पोर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो NaCl की बात करते हैं, NaCl इज नथिंग बट अ कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड। इसको जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, इसे दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालने से जो NaCl है वो आयोनाइज हो जाएगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl- में हो जाएगा। तो नेचुरली Na+ मतलब सोडियम ने आयन लूज किया और क्लोरीन ने आयन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए वो निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर NaCl का एज ए होल अगर मैं इनिशियल चार्ज बोलूं तो इसमें नेट चार्ज कितना था, 0 था, क्योंकि ये NaCl इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। बट वंस इट गेट आयोनाइजेस तो सोडियम पे चार्ज कितना था, आपको क्लियरली दिख रहा है, सोडियम पे +1 चार्ज है और +1 से E टाइम्स ऑफ +1 और Q2 पे कितना चार्ज है, से -1 E। और अभी भी अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो कितना आएगा, इट विल बी 0, -E +1 E। तो अगेन देखा जाए इनिशियली भी 0 था और फाइनली भी 0 था, तो अभी भी चार्जेस जो क्या है वो है कंजर्व्ड है। तो मेरे ख्याल से थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से एम्पली क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें डाउट तो नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेस आर इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी। ठीक है, ये टॉपिक ये आपको क्लियरली जैसे हेडिंग मैंने आपको दिया है यहाँ पे, चार्जेस आर इनवेरिएंट विद वेलोसिटी, आपको ये सुनते ही मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मास जो होता है, यू नो मास ये वेलोसिटी के साथ चेंज होता है कि हमेशा कांस्टेंट रहता है? कोई बता सकता है इसके बारे में? तो ये एक हमारी मिथ है कि हम हमेशा सोचते हैं कि मास इज कांस्टेंट, बट मैं आपको बता देता हूं, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था मास का, m = m0 अपॉन √1 - v² c²। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए आप, ये फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है आप समझना। यहां पे पहले तो बता देता हूं, ये जो m0 है, इस m0 को बोला जाता है रेस्ट मास। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास कितना होगा, m0। और यहां पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और आपको सबको अच्छे से पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, विच इज ऑलवेज मच मोर देन एनी वेलोसिटी। हाईएस्ट वेलोसिटी पॉसिबल कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ही होती है c। तो आपको ये तो क्लियरली समझ आ रहा है कि v विल ऑलवेज बी लेस देन c, यानी कि ये जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। यानी कि आई कैन से दैट v/c जो स्क्वायर का जो फ्रैक्शन इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, और ये लेस देन 1 होगा तो 1 से माइनस होने के बाद अगेन इट विल बी अराउंड इन फ्रैक्शंस 0.1, 2 एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दिस। तो ये फ्रैक्शंस में आएगा, तो डिनोमिनेटर कम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब मास कुछ वेलोसिटी, एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो मास जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, और वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो m0 नहीं रहेगा। तो 100 बात की एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है एज पर दिस रिलेशन। और मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, आपको अच्छे से पता है, जिसके बेस पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया था। अब मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं, लेकिन चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होता है। चार्जेस जो रहते हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं वेलोसिटी के साथ। चार्ज कभी भी वेरी नहीं करते हैं, चाहे आप उसको क्या कर दो। अगर आप बात करें चार्ज को चाहे आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा लो, चाहे आप चार्ज को एक्सेलरेट कर लो, चाहे आप चार्ज को डिसेलरेट कर लो, किसी भी केस में चार्ज जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं कि चार्जेस आर इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी। होपफुली मेरी बात आप तक समझ आई होगी, ये चारों प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल तो कम से कम आज सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे के न्यूमेरिकल हम बाद में भी देखेंगे, बट स्टिल एक न्यूमेरिकल तो आज बनता है भाई। तो हम स्टार्ट करें एक न्यूमेरिकल। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपकी एक बुक निकाल लेते हैं। कौन सी बुक निकालते हैं, आपकी एस एल अरोरा बुक निकाल लेते हैं, जिसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल
कर लेते हैं। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रही होगी बुक। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो मैं आपको कराना चाह रहा हूं, वो है एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूं ताकि आपको और समझ आ जाए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए क्या लिखा है यहां पे कि विच इज बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, अब ध्यान से देखिए। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि 1 कूलम का चार्ज या क्या लिखा है, अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन है। विच वन इज ग्रेटर, 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इतना डिस्कशन किया, इतना हमने क्वांटाइजेशन के बारे में बात किया, बीच में मैंने एक बात भी बताई थी जिसके बेस पे आप ऐसे ही इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है, 1 कूलम का चार्ज बड़ा है कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगी, कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वो सबसे छोटा होता है, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 कूलम मतलब 1 कूलम। तो आप खुद सोचिए, ये 1 कूलम है और यहां पे पावर 10 की 19 है, तो नेचुरल सी बात है 10⁻⁻19 की पावर 1 कूलम से छोटी होगी। तो नेचुरली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 कूलम इज मच मच ग्रेटर देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक कूलम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा है। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया। अब दूसरा आंसर आपको क्या करना है कि आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज पे। तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको याद होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। यहां पे चार्ज आपको कितना दिया है, 1 कूलम। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। E कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, इट इज 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19, या इसको और कर सकते हैं इजी आपके लिए 100/16 इंटू 10⁻18। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज दी n। यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज के इक्विवेलेंट में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन बेस भी आप ध्यान रखना, जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं इस तरीके से कन्वर्ट करता हूं ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो और भी क्वेश्चंस हैं जो हमको आगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सॉल्व करने हैं, बट आज के लिए इतना ही। होपफुली जितना भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज डिस्कस की और ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू।